हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराधा तिवारी है और आज मैं आप लोगों का पहला लेक्चर लेने जा रही हूँ और उसका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशंस और साथ ही साथ हम कुछ देखेंगे साइंटिस्ट और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड्स जेनेटिक्स। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सपोज आपको कुछ साइंटिस्ट का नाम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये साइंटिस्ट ने कौन सा टर्म दिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको टर्म्स दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि ये टर्म्स किस साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है। तो इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली ये पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टर्म है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये किसके साथ डील करता है? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद टू टर्म्स, व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे होंगे, ये है G.J. मेंडल और ये कौन है? ये है फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? G.J. मेंडल। फिर हमारा दूसरा टर्म है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज बेसिकली द ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स। किसका जीन्स? एक कोई भी कैरेक्टर का जो जीन्स है जो ट्रांसमिट करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा मेल पेरेंट और ये है हमारा फीमेल पेरेंट और एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर लिया गया है फ्लावर कलर और इसके बीच में क्रॉस होता है और प्रोजेनी में डिफरेंट फ्लावर कलर हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर हमारा दूसरा टर्म है वेरिएशन। सो वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन इज बेसिकली द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। वेरिएशन क्या होता है? डिफरेंसेस होता है। एक स्पीशीज में जितने इंडिविजुअल है वो कैसे एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, उसको हम वेरिएशन कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये लीफ है। लीफ एक शेप, साइज और कलर में कैसे वेरिएशन, कैसे डिफरेंसेस शो कर रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? वेरिएशन। फिर हमारा दूसरा टर्म है जीन। नाउ व्हाट इज जीन? जीन इज बेसिकली अ फंक्शनल यूनिट which governs the development of a character in an individual। और ये कहाँ लोकेट होता है? जीन इज लोकेटेड बेसिकली ऑन द क्रोमोसोम। फिर हम इस फिगर से देख सकते हैं कि जो जीन है ये क्या है? इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए और फंक्शनल यूनिट विच गवर्न द डेवलपमेंट ऑफ ए कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल। फिर हमारा दूसरा टर्म है साइटोजेनेटिक्स। अब साइटोजेनेटिक्स क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ जो डील करता है उस ब्रांच को क्या हम बोलते हैं? साइटोजेनेटिक्स। क्रोमोसोम्स और उनका क्या इफेक्ट रहता है एक कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, वो किसके अंदर हम पढ़ते हैं? अंडर साइटोजेनेटिक्स। Then coming to spontaneous generation. Spontaneous generation क्या होता है? It is basically the origin of living organism from non-living matter. तो क्या हुआ? कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है? फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। बट पास्चर और टिंडल ने प्रूव किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। दैट मीन्स कि जो लिविंग मैटर है वो ऑर्गेनिक मैटर से, नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट नहीं करता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि उन्होंने एक नैरो नेक फ्लास्क लिया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नैरो नेक फ्लास्क लिया और उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर को बॉईल किया। कुछ समय बाद देखा कि जो ऑर्गेनिक मैटर, जो फ्लास्क है, इट वाज फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंट्री नहीं हो रहा था। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ भी नहीं देखा गया। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, ये जो नैरो नेक है इसको रिमूव कर दिया गया और उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम हमने देखा क्या
कि देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या प्रूव किया कि जो हमारा माइक्रोब्स है वो कहाँ से, नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट नहीं करता है। देन प्री फॉर्मेशन। प्री फॉर्मेशन हमें नाम से ही पता चल रहा है, प्री फॉर्मेशन मतलब पहले से ही बना हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक हमारा मिनिएचर ह्यूमन बीइंग ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे, स्पर्म और एग में एक मिनिएचर ह्यूमन बीइंग ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है और विथ टाइम उसका ग्रोथ होता है एंड इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोजेनी। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं इस स्पर्म के अंदर ये स्पर्म है, इस स्पर्म के अंदर एक मिनिएचर ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट है और विथ टाइम क्या होगा, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोजेनी। लेकिन इस थ्योरी को रिप्लेस किया गया बाय द थ्योरी एपिजेनेसिस। नाउ कमिंग टू एपिजेनेसिस। एपिजेनेसिस से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हु प्रपोज द टर्म एपिजेनेसिस, तो हमारा आंसर क्या होगा, वुल्फ। एपिजेनेसिस किसने दिया था, वुल्फ ने दिया था। और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा जो एम्ब्रायोनिक टिश्यू है उसका डिफरेंशिएशन होता है। जो हमारा एम्ब्रायोनिक टिश्यू है, एंड टिश्यू क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। इस टिश्यू का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है और ये क्या करता है, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, सपोज ब्रेन सेल्स, लीवर सेल्स, लीवर ऑर्गन। तो ये एम्ब्रायोनिक टिश्यू डिफरेंशिएट होता है और ये किसमें, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एडल्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इस कंसेप्ट को यूनिवर्सली क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। सो हमारा दूसरा टर्म है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और ये किसने दिया था, लमार्क ने। अकॉर्डिंग टू दिस, कैरेक्टर्स acquired by an individual of one generation are transmitted to the next generation। इसका मतलब है अगर एक कैरेक्टर एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी वो कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि एक जिराफ विथ टाइम नेक उसका इलोंगेट हो गया। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये लॉन्ग नेक इसके नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। देन पेनजेनेसिस। पेनजेनेसिस किसने दिया था, पेनजेनेसिस वाज गिवन बाय डार्विन। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल का बॉडी है उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उसका एक कॉपी बनता है और उस कॉपी को क्या कहते हैं, गैम्यूल्स। उस कॉपी को क्या कहेंगे, गैम्यूल्स और पेनजीन्स। और ये कहाँ पे, ये they are directly transmitted to the progeny via gametes। जैसा कि हम इस फिगर से देख सकते हैं, जैसे ये एक इंडिविजुअल का बॉडी है, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। सपोज ये ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, ये सब क्या है, ये अपना एक कॉपी बनाएगा जिसको कहेंगे गैम्यूल्स और पेनजीन्स और ये डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, टू द प्रोजेनी वाया गैमेट्स। लेकिन इसको फॉल्स प्रूफ कर दिया गया बाय वाइसमैन। अकॉर्डिंग टू वाइसमैन क्या था, वाइसमैन ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया ऑन माइस फॉर 22 जनरेशंस। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फॉर 22 जनरेशंस माइस का जो टेल है उसको कट कर दिया गया। अब अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और पेनजेनेसिस क्या होना चाहिए था कि जो नेक्स्ट जनरेशन है माइस का उसमें जो टेललेस माइस आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक भी जनरेशन में एक भी ऐसा माइस ऑब्जर्व नहीं किया जो कि टेललेस हो। तो इसी से उन्होंने ये दोनों थ्योरीज को, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और पेनजेनेसिस को उन्होंने फॉल्स प्रूफ किया और उन्होंने एक थ्योरी दिया, उसका नाम है जर्म प्लाज्म थ्योरी। और अकॉर्डिंग टू जर्म प्लाज्म थ्योरी क्या है, एक इंडिविजुअल के अंदर दो तरीके टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से टिश्यूज हैं, एक है सोमैटोप्लाज्म और दूसरा है जर्म प्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म का मतलब है all those tissue which do not produce gametes, ठीक है। और जर्म प्लाज्म का मतलब है
कि वो टिश्यूज जो कि गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तो उनका कहना था कि ओनली जर्म प्लाज्म आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि सिर्फ जर्म प्लाज्म ही है जो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, नॉट द सोमेटोप्लाज्म। फिर हमारा एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है फॉरवर्ड जेनेटिक्स। अब फॉरवर्ड जेनेटिक्स क्या होता है? जब हम फिनोटाइप से जीनोटाइप को स्टडी करते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको? फॉरवर्ड जेनेटिक्स। तो जब फिनोटाइप से डीएनए सीक्वेंस, इसका मतलब जीनोटाइप स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? फॉरवर्ड जेनेटिक्स। और इसका उल्टा होता है रिवर्स जेनेटिक्स, जैसे कि नाम से ही पता चलता है। जब हम डीएनए सीक्वेंस से फिनोटाइप को स्टडी करेंगे तो हम क्या कहेंगे उसको? रिवर्स जेनेटिक्स। तो जब हम फिनोटाइप से जीनोटाइप को स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? फॉरवर्ड जेनेटिक्स। लेकिन जब हम जीनोटाइप से फिनोटाइप को स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम? रिवर्स जेनेटिक्स। ठीक है। फिर अब हम देखेंगे कुछ साइंटिस्ट के नाम और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा थॉमस फेयरचाइल्ड, एंड ही गेव फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड इन प्लांट्स बाय क्रॉस बिटवीन स्वीट विलियम एंड कार्नेशन। फिर है चार्ल्स डार्विन, he wrote the book Origin of Species in 1859 and gave theory of evolution and survival of fittest. फिर ग्रेगोर मेंडल, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो ही गेव यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। द टू लॉज वेर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर है जेनसन एंड जेनसन, they were the first to construct compound microscope. फिर है वर्चाउ, वर्चाउ gave cell lineage theory. Then Skeldon and Swan gave cell theory. Sutton and Bowry gave chromosomal theory of inheritance. Then Watson and Crick gave double helix model of DNA. Then Beadle and Totem gave one gene, one enzyme hypothesis in 1941. Then Jacob and Monod gave operant concept of gene regulation. Johansson gave pure line theory as well as coined the term gene, genotype and phenotype. Then Brown, he discovered and named nucleus in the cells of Tradescantia. Then Bateson introduced the term genetics and also coined the term homozygote, heterozygote, allelomorph, F1 and F2. बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं दो चीज में, एक who is the father of genetics and who coined the term genetics. तो father of genetics क्या हुआ? ग्रेगोर जे मेंडल। एंड who coined the term genetics अगर पूछा गया तो आंसर क्या होगा हमारा? बैटिसन। फिर मुलर, he gave mutagenic effects of X-ray in Drosophila. Then Garrod published a book named Inborn Errors of Metabolism. Then R. Hook introduced the term cells. Then Fleming coined the term mitosis. Farmer and Murray coined the term meiosis. Avery, MacLeod and McCarthy demonstrated DNA as genetic material. McClinton proposed concept of jumping gene. Okowa developed technique for in vitro synthesis of RNA. Kornberg developed technique for in vitro synthesis of DNA. And Dr. Hargovind Khurana awarded Nobel Prize for his work on genetic code and in vitro synthesis of DNA. तो ये रहा कुछ important साइंटिस्ट और उनका contribution, और इसी के साथ हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।